कोविड का नया सब वेरिएंट मार्केट में आ गया है और इसका नाम है एरिस। ये यूके में तेजी से फैल रहा है और इसके बढ़ते केसेस को देखते हुए बाकी देशों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को किसी भी तरह का खतरा है। दरअसल महाराष्ट्र में कोविड के केसेस दोबारा बढ़ने लगे हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक भारत में एरिस का पहला केस मई में पकड़ा गया था, पर पिछले 2 महीनों में कोई ड्रास्टिक बदलाव नहीं आया है। आज के एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे एरिस के बारे में। क्या ये ओमिक्रॉन का ही एक रूप है या उससे अलग है? क्या ये ज़्यादा खतरनाक है? क्या ये जानलेवा हो सकता है? इसके लक्षण कुछ अलग हैं पहले के जो वेरिएंट्स आए हैं उससे? इसका इलाज क्या है? बचाव क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर्स से। कोविड के नए वेरिएंट एरिस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये अभी हमारे भारतवर्ष में कम है, बट यूएस और यूके में इसने काफी त्राही मचाई हुई है। ये एक तरह का जो कोविड वेरिएंट है जिसको हम कोविड EG.5 भी कहते हैं, और ग्रिगोरी साहब जो हमारे यूएस के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको एरिस का नाम दे दिया। यूएस में ये हॉस्पिटलाइजेशन अराउंड 12% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इस वेरिएंट की वजह से हो रही है। ये वेरिएंट एक ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैल जाता है। इसमें ऐसी एक म्यूटेशन हो गई है जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैलने में सक्षम है और लोगों को धड़ाधड़ इन्फेक्ट कर देता है। मोर्टेलिटी जो जान जाने की डर है वो काफी कम है, लेस देन 1% है। यूके में भी ये काफी तेजी से फैल रहा है। इसके जो लक्षण जो पाए जा रहे हैं, जो सबसे कॉमन लक्षण पाए जा रहे हैं, वो अपर एयरवे सिम्टम्स में ही पाए जा रहे हैं, जैसे कि रनिंग नोज होना, गला दर्द होना, आंखों में जलन होना, सिर दर्द, थकान, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन कम होना। ये चीजें कम है, ये लोगों में कम दिखाई दे रही है। अब हमारे पास एक चुनौती है कि जैसे कि ये वेरिएंट यूएस और यूके में है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, क्योंकि भारत में ये वेव एकदम से आ जाती है। तो हमें अपने आप को चौकन्ना रखना है, हमें सर्वेलेंस, हमें इनकी सीक्वेंसिंग करते रहनी है। जो लोग बाहर से विदेशों से आ रहे हैं उनका सीक्वेंसिंग और सर्वेलेंस पे ध्यान देना है। इसका जो इलाज होगा वो भी जैसे कि हमने ओमिक्रॉन के ट्रीटमेंट में हमने किया था कि भाई घर में आइसोलेशन करना, खाना पीना अच्छा रखना, अपने अगर बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल लेना, अगर खांसी हो रही है तो कफ सिरप ले सकते हो या एंटी एलर्जिक्स ले सकते हो। अपने आप को जब हम किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मास्क पहनना, भीड़ वाले इलाकों में कम जाना, अपना खान पीन पे ध्यान देना, पानी खूब पीना, हरी सब्जियां खाना। ऐसे इस तरह से इन चीजों का हम इलाज कर सकते हैं। अपने फ्लू वाले इंजेक्शन जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, अपनी सांस की दवाइयां कंटिन्यू रखेंगे, और जो लोग फ्लू का सीजन भी अब आ रहा है, फ्लू के इंजेक्शंस लगाएंगे, जिससे इनका वायरल की जो इम्यूनिटी है वायरल के अगेंस्ट वो भी तेज बढ़े और उससे लड़ने में सक्षम रहे। कुल मिलाकर एरिस वेरिएंट को लेकर पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर हाँ सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, अगर विटामिन डी की सप्लीमेंट लेते हैं तो डोज कितनी और कैसी रखनी चाहिए। पिछले कुछ समय से लोगों में विटामिन डी की भारी कमी देखी जा रही है। अगर बच्चों में कमी होती है तो हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से अडल्ट्स में ओस्टियोमलेसिया नाम की बीमारी हो सकती है। इसमें हड्डियों में दर्द होना, थकावट महसूस होना और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर को रोज कुछ मात्रा में विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अगर आपको धूप और खान पान से पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा होता तो उसकी कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर सप्लीमेंट्स देते हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर राजेश ने। इसे इंटरनेशनल यूनिट में गिना जाता है। हमारे शरीर को लगभग 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की रोज ज़रूरत होती है। क्योंकि विटामिन डी की कमी बहुत आम है, इसलिए डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को विटामिन डी का डोज लेने की सलाह देते हैं। डॉक्टर्स पहले हफ्ते दर हफ्ते विटामिन डी देते हैं 8 से 12 हफ्ते के लिए। उसके बाद डोज को कम करके महीने में एक बार कर दिया जाता है।
आपके लिए कितनी डोज सही है इसका फैसला खुद ना करें। कोई भी सप्लीमेंट अपने आप लेना शुरू ना करें, एक्सपर्ट से मिलकर ही डोज तय करें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए रेस्टोरेंट्स में हेल्दी खाना कैसे खाएं। कुछ साल पहले तक जहां आप बर्थडे और एनिवर्सरी पर ही बाहर खाना खाने जाते थे, अब लगभग हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ बाहर का खा लेते हैं। चाहे दोस्तों के साथ आप कॉफ़ी पीने जाएं या लंच करने, ऐसे में आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि अगर बाहर का खाना खाएंगे तो चीज़ें अनहेल्दी ही तो होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप घर के बाहर भी कुछ हेल्दी खा सकते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट्स का खाना एक्स्ट्रा फैट, शुगर, मसाले और नमक वाला होता है और लंबे समय तक ऐसा खाना खाने से मोटापे, हाई बीपी, डायबिटीज़ और दिल की समस्याएं हो सकती हैं। रेस्टोरेंट्स में हेल्दी कैसे खाएं, यह हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। डाइटिशियन सुनीता का कहना है कि आपको वो चीज़ें ऑर्डर करनी है जिससे आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएं। खाने की शुरुआत सूप और सलाद से करें, इनमें काफ़ी फाइबर होता है और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं और ये आपको ओवर ईटिंग से भी रोकते हैं। ज़्यादा तरी और ग्रेवी वाली सब्जियों के बजाय आप कम तेल में बनी सब्जियां ऑर्डर करें, इससे आप एक्स्ट्रा फैट और हाई कैलोरी से बच पाएंगे। इसके साथ में आप लस्सी या फिर शेक ऑर्डर कर सकते हैं। ये हेल्दी बैक्टीरिया से भरपूर होते हैं और मेटाबॉलिज्म को तंदुरुस्त रखते हैं। साथ ही डिहाइड्रेशन के कारण अक्सर मीठा और कुछ फ्राइड खाने का मन करता है, तो आप ऐसे में घर से कुछ फ्रूट्स खाकर और पानी पीकर चलें। इससे आप ओवर ईटिंग से बचे रहेंगे। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि लाइट मीट ऑर्डर करें, जैसे कि रोस्टेड या फिर ग्रिल्ड चिकन। अगर मेन्यू में फ़िश भी मौजूद है और आप फ़िश खाते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं, क्योंकि फ़िश काफ़ी हेल्दी और हल्की डाइट मानी जाती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।